गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सीएमए इंटर वाले भी देख सकते हैं, सीए इंटर वाले भी देख सकते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले भी देख सकते हैं और बीकॉम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है। देखिए, कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज होता है और प्रोडक्शन होता है। इन सब का काम अलग अलग होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसका काम अलग है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम करेगा। जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है वो सेल्स से मिलता जुलता ही काम करेगा। जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है वो परचेज के लिए काम करेगा। वैसे ही जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस से रिलेटेड ही काम करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला जो काम होता है या फंक्शन होता है उसको बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड का मतलब होता है कि जो हमारे कंपनी के लिए फंड का नीड्स होता है वो कहाँ से एक्वायर करें, कैसे एक्वायर करें। इसके अंदर हमें दो चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट देता है। पहला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें बताता है कि कहाँ से फंड एक्वायर करें, कैसे फंड एक्वायर करें। जैसे इशू ऑफ शेयर से कर सकते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर से कर सकते हैं, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से कर सकते हैं और इशू ऑफ लोन से कर सकते हैं। हम लोग लोन लेकर के भी कहीं से अपना फंड को एक्वायर कर सकते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कितना रेशियो रखना चाहिए लोन का, डेट का और शेयर्स का। और दूसरा फंक्शन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि जो हम लोगों ने फंड को एक्वायर किया उसको कैसे यूटिलाइज करें, कहाँ यूटिलाइज करें, कितना यूटिलाइज करें। यह हमें बताता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जैसे इसमें 3 चैप्टर दिया है। पहला चैप्टर दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी में जो डे टू डे ऑपरेशंस होता है उसमें हम कितना इन्वेस्ट करें। जैसे डे टू डे ऑपरेशन में आता है स्टॉक आता है, डेटर आता है, कैश आता है। इसको मैनेज करने के लिए, इसको यूटिलाइज करने के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर दिया हुआ है। इसमें हमें बताता है कि स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, डेटर में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैश में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे हमारा दूसरा चैप्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये हमें बताता है कि फिक्स्ड असेट्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे हमारा थर्ड चैप्टर बताता है डिविडेंड डिसीजन, कि हमें डिविडेंड देना चाहिए या डिविडेंड नहीं देना चाहिए। ये हमें बताता है डिविडेंड डिसीजन। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वो होता है एनालिसिस ऑफ फंड। यह हमें बताता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हमने किया है वो सही तरह से यूटिलाइज किया है या नहीं किया है। इसको बताता है एनालिसिस ऑफ फंड। इसमें 3 चैप्टर आता है, रेशियो एनालिसिस, लेवरेज एनालिसिस और कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। यानी कैश कैश का फ्लो कितना है, फंड का फ्लो कितना है। और लेवरेज एनालिसिस हमें बताता है कि बिजनेस में रिस्क कितना है, कितना बिजनेस रिस्की है या कितना रिस्की नहीं है। ये हमें बताता है लेवरेज। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है लेवरेज एनालिसिस। आज से हम लोग पढ़ेंगे लेवरेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर लेवरेज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेवरेज का मतलब क्या होता है। देखिए, लेवरेज इज अ फाइनेंशियल टूल टू डिटरमाइन द रिस्क इन अ बिजनेस। इसका मतलब है कि जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ बिजनेस जो होता है वो हाई रिस्की होता है, कुछ होता है जो लो रिस्क होता है। तो उसी रिस्क को मेजर करने के लिए हम लेवरेज का यूज करते हैं कि आखिर हमारे बिजनेस में कितना रिस्क है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जब हमें बीमारी होती है, हमें फीवर होता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमें पता होता है कि हाँ हमें फीवर है, लेकिन कितना फीवर है, कितना डिग्री फीवर है, ये हमें पता नहीं होता है। डॉक्टर एक टूल का यूज करता है जिसको बोलते हैं थर्मामीटर। उस थर्मामीटर से डॉक्टर मेजर करता है कि आखिर हमें कितना डिग्री फीवर है। वैसे ही जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आखिर बिजनेस एग्जैक्टली कितना रिस्क वाला है। उसी रिस्क को मेजर करने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टूल देता है, जिस टूल का नाम है लेवरेज। और उसी लेवरेज से हम लोग अपने बिजनेस के रिस्क को मेजर करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को लेवरेज का मतलब समझ आ चुका होगा। और अब हम लोग देखते हैं रिस्क क्या होता है। देखिए, रिस्क मेनली 2 तरह का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क।
देखिए, हमारे बिजनेस में रिस्क आने का कारण होता है फिक्स्ड कॉस्ट। कभी भी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क नहीं आता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो यूनिट के बढ़ाने से बढ़ता है और यूनिट के घटाने से घटता है। हम लोग जितना सेल्स करेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, और जितना कम सेल करेंगे उतना ही कम वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम लगता है। अगर मान लीजिए किसी किसी टाइम हमारा सेल्स कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो तो सेम ही लगेगा। तो उसके वजह से हमें लॉस हो सकता है। इसीलिए बिजनेस में जो रिस्क आता है वो आता है, वो फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है। तो हमारे बिजनेस में रिस्क जो होता है वो मेजरली टू टाइप्स का होता है। पहला होता है बिजनेस रिस्क, या फिर इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क, और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। अब समझते हैं पहले ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है। देखिए, जब हम लोग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, जैसे हमारा सैलरी लगता है, हम कोई शॉप लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो हमारा रेंट लगता है, वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अगर उसके बर्डन की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आता है, उस रिस्क को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, जैसे मान लीजिए सैलरी हो गया, रेंट हो गया। अब समझते हैं हम लोग फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। देखिए, हमें अपना बिजनेस चलाने के लिए कभी कभी हमें लोन भी लेना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस ऑफ मनी। किसी से हम लोग फाइनेंस करते हैं, जैसे हम लोग किसी से लोन लेते हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट पे करने के बर्डन की वजह से अगर हमारे बिजनेस में कोई लॉस या फिर रिस्क आता है, उस रिस्क को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब फाइनेंशियल रिस्क का एग्जांपल समझ लीजिए, एक इंटरेस्ट होता है या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उस पर हम लोग एक फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट का डिविडेंड पे करते हैं, या अगर हम लोग लोन लेते हैं तो उस पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। सो आई होप आप लोग को रिस्क का समझ आ चुका होगा। अब देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, ऑपरेटिंग रिस्क को और फाइनेंशियल रिस्क को अगर दोनों को जोड़ देंगे, तो ये बनता है कंबाइंड रिस्क। इसको बोलते हैं कंबाइंड रिस्क। ये दोनों का मिक्सचर होता है। अब देखिए, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें इन दोनों रिस्क को मेजर करने के लिए टूल देता है। ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें देता है ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट देता है फाइनेंशियल लेवरेज। और जो कंबाइंड रिस्क होता है दोनों का मिक्सचर, उसको उस रिस्क को मेजर करने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट देता है कंबाइंड रिस्क। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं डिटेल्ड में इनकम स्टेटमेंट को। देखिए, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। सबसे पहले हम समझते हैं सेल्स क्या होता है। देखिए, सबको पता होगा, कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील करती है उस प्रोडक्ट को सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो सेल के बढ़ने से बढ़ता है और सेल के घटने से घटता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब समझते हैं कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। उसमें से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास ईबीआईटी। ईबीआईटी को हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी। उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। अब समझते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। देखिए, ऐसा कॉस्ट जो यूनिट के बढ़ाने से या घटाने से कोई इम्पेक्ट ना पड़े, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। इसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता है। आप चाहे 20,000 यूनिट सेल करें, 10,000 यूनिट सेल करें, जो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अब ईबीआईटी में से हम लोग माइनस करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए सबसे पहले ईबीआईटी सबसे पहले है इंटरेस्ट, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, तो आएगा ईबीटी। ईबीटी को हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं हम लोग ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स होता है एज अ परसेंटेज ऑफ ईबीटी, यानी हम लोग जो टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट कमाए हैं उस पर हम लोग टैक्स टैक्स देते हैं। जो टैक्स का परसेंटेज दिया होगा उसको हम लोग इंटू कर देंगे ईबीटी से, तो हमारा निकल के आ जाएगा टैक्स। ठीक है, और ईबीटी में से जब हम लोग टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ईएटी।
इसको बोलते हैं हम लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ईएटी। ठीक है, अब ईएटी में से हम लोग माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये भी होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ये यूनिट से लेना देना नहीं होता है। आप चाहे जितना भी सेल करें या कम सेल करें या ज़्यादा सेल करें, आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, इसीलिए ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, फिर आता है ईएटी में से जब हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं तो आता है आफेस। आफेस को हम लोग बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी अब जो ये अर्निंग आया है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। जो कंपनी के मालिक होते हैं उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखिए, जब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अर्निंग आया है आफेस, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगा ईपीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। यानी एक शेयर के बदले हमने कितना अर्निंग्स किया है उसको बोलते हैं हम लोग ईपीएस। एक शेयर के बदले हम लोग कितना अर्निंग्स करते हैं उसको बोलते हैं ईपीएस। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ चुका होगा। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट डिटेल में समझ आ चुका होगा। अब हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज को समझने से पहले हम लोग को दो फॉर्मूला समझना पड़ेगा। एक होता है पीवी रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंट है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स परसेंटेज के लिए इनटू 100। ये होता है पीवी रेशियो, यानी कंट्रीब्यूशन जो हमारा सेल्स का कितना परसेंट है इसको बोलते हैं पीवी रेशियो। अब हमारा सेकंड आता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो सेल्स का कितना परसेंट होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स एंड परसेंटेज के लिए इनटू 100। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ठीक है, अब समझिए, जो सेल्स होता है वो 100% होता है और वो इक्वल होता है पीवी रेशियो के प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के। यानी अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को हम पीवी रेशियो ऐड कर दें उसमें, तो हमारा आता है 100%। यानी जो पीवी रेशियो होता है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है वो सेल्स का पार्ट होता है। टू पार्ट्स में जब हम सेल को डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को बोलते हैं पीवी रेशियो, दूसरे को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो आप लोग को ये रिलेशन याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में काम आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में और ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में एंड कंबाइंड लेवरेज के बारे में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।